बस बस जोश में। हाँ जोश में, अच्छी बात है। हाँ साथियों, गुड इवनिंग, राम राम सबको। अब जो है हम बात कर रहे थे राजस्थान के अंदर थार मुश्किल, और थार के अंदर हमको जो है बस अभी अंतिम पड़ाव पे थार चल रहा है, इसको पूरा करना है। हम बात कर रहे थे थार मुश्किल में बनने वाली स्थलाकृतियों की। उसमें हमने कुछ स्थलाकृतियां पढ़ ली थी, जैसे जैसे इंसेलबर्ग, पेडिमेंट, बजादा, बोल्सन, है ना, प्लाया प्लेया, टाटवरन, और फिर हम आ गए थे बालू का स्तूप के प्रकारों में। इसमें हमने कुछ स्तूप के प्रकार पढ़ लिए थे, जैसे अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य, है ना। तो जो आपका नेक्स्ट बालू का स्तूप आ रहा है वो महत्वपूर्ण बालू का स्तूप है, जिससे प्रश्न बनते हैं। ये बालू का स्तूप दिखने में आधे चांद के समान है। कैसा है? आधे चांद के समान। तो सीधा प्रश्न ये पूछ लेता है कि आधे चांद के समान दिखने वाला बालू का स्तूप कौन सा है? ठीक है, तो इसे आप कहेंगे बरखान। क्या कहेंगे? इसे आप कहेंगे बरखान कहेंगे। साथियों, बरखान को बरछन भी लिख देते हैं। बरखान को क्या लिखा जाता है? बरछन भी लिखा हुआ मिल सकता है। अब क्या होता है इसके अंदर, समझिएगा कि जो आपका बरखान बालू का स्तूप है ये आधे चांद के समान है, और इसमें अगर आप देखोगे तो क्या है कि इसके जो आपके किनारे हैं वो किनारे गाय के सींग के समान मुड़े हुए हैं। कैसे मुड़े हुए हैं? गाय के सींग के समान मुड़े हुए हैं। तो क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? पहला क्वेश्चन कि आधे चांद के समान दिखने वाला बालू का स्तूप कौन सा है? तो आप कहेंगे बरखान है। और फिर आपसे पूछ सकता है कि गाय के सींग के समान दिखने जो दिखता है आपका वो बालू का स्तूप कौन सा है? तो भी क्या कहलोगे? बरखान। अब यहां पे ध्यान रखना कि इसके अंदर जो याद रखना है वो याद ये रखना है कि इसके दो छोर हैं। दो छोर, एक ये वाला छोर और एक ये वाला छोर। तो यहां ध्यान रखना कि इसमें जो पवन आ रही है वो यहां से आ रही है, इस वाले भाग से। किधर से आ रही है? और इस वाले भाग से जब पवन आ रही है तो साथ क्या लेके आ रही है? रेत के कण। रेत के कण लेके आ रही है और यहां लाके जमाव कर रही है। तो जिस भाग से पवन आ रही है उससे हम कहेंगे पवनमुखी। पवनमुखी। और यहां पवन नहीं आ रही इसलिए हम कहेंगे इसको पवन विमुखी। पवन विमुखी। एग्जाम में क्या प्रश्न पूछा गया? यह प्रश्न पूछा गया कि वह बालू का स्तूप कौन सा है जिसका पवनमुखी ढाल मंद होता है और जिसका पवन विमुखी ढाल तीव्र होता है। पवन विमुखी ढाल तीव्र होता है। अब बात को समझना है कि एक ढाल मंद है और एक ढाल कैसा है? तीव्र है। मतलब एक ढाल तो आरामदायक है, जेंटल स्लोप जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, जेंटल है, और एक ऐसा है आपका बिल्कुल है सीधा खड़ा ढाल है। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे दो आपकी बात आ रही, मंद ढाल और तीव्र ढाल। क्या ऐसा कारण है कि एक ढाल जो है वो मंद और एक ढाल आपका तीव्र है? समझिए, हमने कहा कि सब इधर से पवन आ रही है तो इसका मतलब सामने कोई ना कोई अवरोध है, तभी वो पवन क्या हो रही है? टकरा रही है, रुक रही है, और जो साथ में बालू लेके आई है वो यहाँ पे जमा हो रही है। अब क्या होगा, जब रेगुलर यहां से पवन आती रहेगी वो बालू लेते हुए आएगी और यहाँ पे बालू का जमाव होता रहेगा, जिससे क्या होगा, यहाँ जब बालू का जमाव होता रहेगा तो एक स्लोप बन जाएगा, एक ढाल बन जाएगा, एक रैंप बन जाएगा। ठीक है, और जो रैंप बनेगा कैसा होगा? बिल्कुल आराम से आपका आरामदायक मंद ढाल होगा जिसका आप आराम से चढ़ उतर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे बालू का स्तूप का जमाव नहीं हुआ, इसके इस वाले भाग पे हुआ क्या? नहीं हुआ साहब। तो जब नहीं हुआ तो क्या होगा? ये जो ढाल है कैसा होगा? सीधा खड़ा हुआ होगा, है ना। यहाँ पे इसको हम कहते हैं स्ट्रेट ढाल आपका होगा। तो ये कहने का मतलब होगा कि ये पीछे जो भाग आपका है वो तो मंद हो गया और ये आपका सीधा जो है तीव्र ढाल आपका यह कहलाएगा। तो कौन सा बालू का स्तूप इसका ढाल आपका मंद और तीव्र है? तो क्या बताएंगे? बरखान। क्या बताएंगे? सेकंड बात, और क्या पूछता है इसमें? और ये पूछता है कि सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप कौन सा है? तो सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप भी यही है। सर्वाधिक गति करने वाला बालू का स्तूप कौन सा है? आपका बरखान ही है। फिर एक और बात यह आती है कि सब सर्वाधिक विनाशकारी बालू का स्तूप कौन सा है? तो सर्वाधिक विनाशकारी बालू का स्तूप भी आपका यही है, क्योंकि बड़े इलाके में फैलेगा।
ठीक है, तो हो सकता है कि वनस्पति का इलाका हो, कोई खेत का क्षेत्र हो, कोई घर बने हो, तो वहां अगर ये बन जाएगा तो क्या होगा, वहां पे आपका नुकसान होगा, हानि होगी, है ना। इसलिए क्या बोल रहे हैं, इसको सर्वाधिक विनाशकारी बालू का स्तूप बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं अपन, बरखान या बरछन को। लिखिए इसके अंदर साथियों, लिखिए बरखान, बरखान ओब्लिक बरछन। और मेरे कुछ दोस्त जो है वो बीच में अपने कमेंट पास कर रहे थे, भी मैं देख रहा था, प्लीज ना करें ऐसा। डाल दिया अपने हेडिंग, चलो लिखो इसके बाद साथियों, बरखान ओब्लिक बरछन लिखो। यह अर्ध चंद्राकार, यह अर्ध चंद्राकार बालू का स्तूप है। यह अर्ध चंद्राकार बालू का स्तूप है, बालू का स्तूप है, जिसके दोनों छोर, जिसके दोनों छोर, छोर मतलब किनारे, दोनों छोर गाय के सींग के समान मुड़े होते हैं, जिसके दोनों छोर गाय के सींग के समान मुड़े होते हैं, गाय के सींग के समान मुड़े होते हैं, मुड़े होते हैं, मुड़े होते हैं। नेक्स्ट देखो, इसका पवनमुखी ढाल, इसका पवनमुखी ढाल मंद तथा, इसका पवनमुखी ढाल मंद तथा पवन विमुखी ढाल तीव्र होता है, पवन विमुखी ढाल तीव्र होता है, तीव्र होता है, होता है। ये सर्वाधिक गतिशील, ये सर्वाधिक गतिशील व सर्वाधिक विनाशकारी बालू का स्तूप है। यह सर्वाधिक गतिशील व सर्वाधिक विनाशकारी बालू का स्तूप है। यह सर्वाधिक गतिशील व सर्वाधिक विनाशकारी बालू का स्तूप है, बालू का स्तूप है। यह शेखावटी पश्चिमी जोधपुर ग्रामीण, शेखावटी पश्चिमी जोधपुर ग्रामीण व फलोदी क्षेत्र में देखने को मिलता है, तो फलोदी क्षेत्र में देखने को मिलता है। कौन सा साथियों, बरखान या बरछन। शेखावटी के अंदर ध्यान रखना, एक तो नीम का थाना, क्या नाम रखना है, नीम का थाना, और एक आपका स्थान है भालेरी, क्या नाम है, भालेरी। आप चाहें तो इन दोनों को नोट कर लें ब्रैकेट में, दोनों के बारे में बात कर सकते हैं। नीम का थाना क्योंकि पहले सीकर में आता था, आपको जिला बन गया है ना, तो शेखावटी में लिखवा दिया आपको वैसे भी। तो नीम का थाना और जो भालेरी चूरू का क्षेत्र है, यहाँ पे आपका ये मूलतः देखे जाते हैं। कहां पे, नीम का थाना और भालेरी चूरू के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। तो शेखावटी जो क्षेत्र आपका है वहां पे आपको ये मिल रहे हैं, और मूलतः जो स्थान बताया, मान लो कहीं पूछ ले इस तरह से, तो आप दोनों स्थान का नाम जानना कि नीम का थाना और भालेरी चूरू में देखने को मिलते हैं। भालेरी में लगाया ना आपने सौर ऊर्जा का संचालित, क्या लगा है भालेरी के अंदर, कल ढूंढ के लेके आना कि भालेरी में सौर ऊर्जा से संचालित जो सोलर आपकी एनर्जी है उससे कुछ लगाया गया चलने वाला कुछ यंत्र, क्या लगाया है वो कल ढूंढ के लेके आना। या हो गए, आपको पता है हमारे राजस्थान के अंदर सौर ऊर्जा से संचालित गांव भी है, मतलब पूरा जो गांव है उसको एनर्जी मिल रही है। एक एटीएम है, एक फ्रिज है, एक हीटर है। हाँ, स्कूल के अंदर भी आप यूज कर रहे हो, है ना।
तो ये सब चीजें आपको जो है अपन जब पढ़ेंगे ऊर्जा वाला टॉपिक उसमें अपन पढ़ेंगे, पर कल ढूंढ के लेके आना कि आप भालरी में क्या लगा रखा है आपने। चलो अपन इससे आगे, ये बनाना है बिल्कुल, इसको बना लो एक बार आप, इसको बनाए एक बार आप साथियों। हाँ बिल्कुल, एटीएम आपके मनोहरपुरा जयपुर में बहुत अच्छे है, अशोक कुमार। हाँ हाँ कर सकता है ना, देखो आप भी कर लेते अगर आप वहां होते तो। हाँ? चले अपन इससे आगे, चले इससे अपन आगे, सभी का हो गया ना। चलो अब देखो यहाँ पे एक बात समझो, इतना बड़ा बालू का स्तूप बन रहा है, कैसे बन रहा है, तब इधर से आ रही है पवन और जो क्या लेके आ रही है, अपने साथ लेके आ रही बालू। अब मान लो ये बन रहा है और इसका एक भाग तो बन गया, जो एक इसकी भुजा है वो तो बन गई, लेकिन जब दूसरी बन रही थी तब तक जो आपकी पवन है उसकी दिशा अगर बदल जाए तो ये क्या हो जाएगा, आधा रह जाएगा। क्या हो जाएगा ये, है ना, इसकी मतलब आकृति में क्या आ जाएगी, विकृति। और इस स्थिति में क्या होगा कि कई बार ऐसा होता है कि जो बालू का स्तूप है उसकी एक भुजा तो कंप्लीट हो गई और एक आपकी रह गई अधूरी। भाई ये तो कंप्लीट हो गई और ये कैसे रह गई, आपकी अधूरी रह गई। जब आप इस प्रकार के बालू का स्तूप को देखोगे तो ये आपको यूं बना देता हूं इसको मैं, तो ये आपको दिख रहा है हॉकी स्टिक के जैसा। कैसा दिख रहा है साथियों, हॉकी स्टिक के जैसा दिख रहा है, या आप कह सकते हैं जे अक्षर दिख रहा है। तो जब बालू का स्तूप, कौन सा वाला, बरखान, जब बरखान का निर्माण हो रहा हो और उसकी एक भुजा कंप्लीट हो जाए और जब दूसरी भुजा बन रही हो उस समय पवन की दिशा आपकी है वो बदल जाए तो क्या होगा, इस प्रकार का एक आपका जो है जे अक्षर की आकृति या हॉकी स्टिक के समान दिखने वाला एक बालू का स्तूप बनेगा। उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सीफ। क्या कहेंगे, सीफ। ठीक है, तो सीफ कैसा है, सीधा प्रश्न पूछ सकता है कि हॉकी स्टिक के समान दिखने वाला बालू का स्तूप कौन सा है, तो क्या बताओगे, सीफ। या ये पूछ सकता है कि जब बरखान का निर्माण हो रहा हो उसकी एक भुजा बन जाए और एक अधूरी रह जाए तो कौन सा बालू का स्तूप बनेगा, तो आप कहेंगे सीफ। लिखिए साथियों उसमें सीफ, लिखिए सीफ और लिखिए यह हॉकी स्टिक के, यह हॉकी स्टिक के अग्रभाग के समान दिखने वाला, यह हॉकी स्टिक के अग्रभाग के समान दिखने वाला बालू का स्तूप है। हॉकी स्टिक के अग्रभाग के समान दिखने वाला बालू का स्तूप है, बालू का स्तूप है, स्तूप है। अब नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, इसमें ही एक लाइन और जोड़ेंगे, लिखेंगे इसमें साथियों, जब बरखान का निर्माण हो रहा हो, जब बरखान का निर्माण निर्माण हो रहा हो उसकी एक भुजा, उसकी एक भुजा, एक भुजा पूर्ण हो जाए, पूर्ण हो जाए, एक भुजा पूर्ण हो जाए
वह दूसरी भुजा अधूरी हो, दूसरी भुजा अधूरी हो, अधूरी हो, और पवन की दिशा बदल जाए, और पवन की दिशा बदल जाए तो सीफ बालू का स्तूप का निर्माण होता है। तो सीफ बालू का स्तूप का निर्माण होता है, निर्माण होता है, सीफ बालू का स्तूप का निर्माण होता है, होता है। क्लियर? इसको बना लें आप ऐसा कैसे, एक बार इसको बना लें। मैंने ये जो बनाया आपको समझाने के लिए बनाया ताकि आपको ध्यान दें कि सब जे अक्षर या आपका हॉकी स्टिक के समान ये दिख रहा है। बन गया? चलिए अब हम क्या करेंगे, आगे चलते हैं इससे आगे। सीफ के बाद हम बात करेंगे, एक बालू का स्तूप आपका है जो कहलाता है ताराकार। कैसा कहलाता है? ताराकार। देखो साथियों, ताराकार बालू का स्तूप कब बनेगा? जब जैसे मान लो कोई क्षेत्र है, इस क्षेत्र में क्या हो रहा है, विभिन्न दिशाओं से पवन आ रही है। क्या आ रही दोस्तों? ठीक है, मतलब यहां पे अनियमित प्रतिरूप आपका जो है प्रवाह जो मिल रहा है पवन का, क्या मिल रहा है? अनियमित पवन प्रवाह मिल रहा है। कभी इधर से आ रही है, कभी इधर से आ रही है, कभी यहां से, कभी यहां से, अनियमित है। उस समय क्या होगा कि ये जो पवन आपकी चल रही है ये अपने साथ लेके आएगी बालू। क्या लेके आएगी? और इस बालू का जमाव जो है वो यहां पे आपका करना ये प्रारंभ कर देगी। ठीक है, यहां पे प्रारंभ कर देगी। तो इस तरह से जब आप देखेंगे कि एक यहां पे जो है बालू का जमाव कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, तो एक तारे की आकृति का आपको जो है बालू का स्तूप दिखाई पड़ेगा, और वो आपका कहलाएगा ताराकार बालू का स्तूप। तो आपसे पूछ सकता है कि अनियमित पवन प्रवाह से बनने वाला बालू का स्तूप है, क्या बताओगे? ताराकार। या हम ये कह सकते हैं कि जब किसी स्थान पे विभिन्न दिशाओं से पवन आती है तो कौन सा बालू का स्तूप बनेगा, क्या बताओगे? ताराकार। लिखिए इसमें साथियों ताराकार, लिखिए ताराकार, और इसमें लिखे साथियों ताराकार में जब किसी स्थान पर विभिन्न दिशाओं से पवन आती है, ब्रैकेट में कर देना अनियमित पवन प्रवाह, ब्रैकेट में कर देना अनियमित पवन प्रवाह, अनियमित पवन प्रवाह लिख दिया, आती है, ब्रैकेट बंद कर दिया आपने। तब ताराकार बालू का स्तूप, तब ताराकार बालू का स्तूप का निर्माण होता है, तब ताराकार बालू का स्तूप का निर्माण होता है, ताराकार बालू का स्तूप का निर्माण होता है, निर्माण होता है। यह बालू का स्तूप, यह बालू का स्तूप, यह बालू का स्तूप सूरतगढ़ श्रीगंगानगर, सूरतगढ़ श्रीगंगानगर, सूरतगढ़ श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर व रामगढ़ जैसलमेर, व रामगढ़ जैसलमेर में देखने को मिलते हैं, वो रामगढ़ जैसलमेर में देखने को मिलते हैं। कहां मिल रहे हैं आपको ये? सूरतगढ़ और रामगढ़, सूरतगढ़ जैसलमेर, सॉरी आपका सूरतगढ़ गंगानगर और रामगढ़ जैसलमेर में देखने को मिलते हैं। ठीक है,
सूरतगढ़ और रामगढ़ दोनों स्थानों का संबंध ऊर्जा से है, एनर्जी से है, राजस्थान के अंदर, है ना। कोई बता सकता है क्या है वहां पे? कहां पे? न्यूक्लियर प्लांट है। न्यूक्लियर प्लांट तो केवल राजस्थान में ही है, थर्मल पावर प्लांट है। कैसा है? और रामगढ़ में क्या है? रामगढ़ में कुछ है? क्या है रामगढ़ में? गैस आधारित है। कैसा है वो? वहां पे गैस आधारित आपका बिजली घर है, जबकि आप जो सूरतगढ़ की बात कर रहे हो वहां कैसा है? वो थर्मल पावर है। ठीक है, हालांकि वो जब डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को तो आपको और ज्यादा बातें पता लगेगी। इसको बना लो एक बार आप। देखो आपका तारा जैसा बनता है ऐसा बनाना। मेरा तारा ऐसे बन रहा अभी, मेरा तारा टूटा हुआ बेचारा अभी। हाँ, क्या भी दिखती है? अब आपकी बात समझो, आप यूं देख रहे हो उसको सामने से, यूं, ठीक है। जब उसको हाइट से देखोगे तब आपको दिखाई पड़ेगा कि साहब ये बालू का सिर्फ इस प्रकार का है ना। जब उसकी एरियल व्यू देखोगे आप, है ना, तब आपको पता लगेगा। चले अपन इससे आगे। तो मेरी पेंटिंग तो ऐसी है कि मैं अपने को ऑब्जेक्टिव करना है, इसलिए हम वहां पे आराम से कर लेते हैं। चले इससे अपन आगे दोस्तों। अब ताराकार के बाद एक और हम बात करेंगे, परवलयिक। परवलयिक, परवलयिक ऑब्लिक पैराबोलिक, परवलयिक ऑब्लिक पैराबोलिक बालू का स्तूप। तो पैराबोलिक एक शेप है जिसे आप कहते हैं अर्धवृत्त। क्या बोलते हैं? अर्धवृत्त। या आप कह सकते हैं नाव। देखिए आप लोगों ने सब देखी होगी नाव। नाव कैसे होती है? कुछ इस प्रकार से होती है ना। दोनों तरफ से क्या होती है? वो ऊंची होती है और बीच का भाग नीचा होता है। या हम ये कह सकते हैं कि जो हेयरपिन आती है, क्या आती है? हेयरपिन आती है, उस की आकृति भी आपकी पैराबोलिक जैसी है। ऐसी कुछ होती है हेयरपिन, है ना। अब जो आपका ये बालू का स्तूप है, पैराबोलिक इसका नाम है, इसकी आकृति भी कैसी है? पैराबोलिक। इतने पूछेगा हेयरपिन की आकृति का बालू का स्तूप है कौन सा? परवलयिक या पैराबोलिक। इतना ही क्वेश्चन आएगा कि हेयरपिन की आकृति का बालू का स्तूप कौन सा है, तो आप कहेंगे परवलयिक। मान लो और ज्यादा पूछे तो कह सकता है कि अर्धवृत्त की आकृति का बालू का स्तूप कौन सा है, तो आप कहेंगे पैराबोलिक। तो लिखिए साथ ही इसमें परवलयिक ओब्लिक पैराबोलिक लिखो। या हेयरपिन की आकृति का बालू का स्तूप है, या हेयरपिन की आकृति का बालू का स्तूप है। हेयरपिन की आकृति का बालू का स्तूप है। कैसी आकृति इसकी है? तो हेयरपिन की आकृति है। बना ले इसको आप, हेयरपिन की आकृति मतलब जिसके दोनों छोर ऊपर है और बीच का भाग नीचा है। यह हेयरपिन की आकृति का बालू का स्तूप है। कितने हो संख्या में बालू का स्तूप? 11 कहां हो गए? 6 हुए ना। हाँ, चलो यहां तक कंप्लीट है। अगला हम लिखेंगे, एक बालू का स्तूप आपका है नेबखा। क्या है? नेबखा। नेबखा बड़े सिंपल सिंपल बालू का स्तूप है। तो नेबखा, और इसमें एक लाइन जोड़ना, यह झाड़ियों के पीछे बनने वाला बालू का स्तूप है। कहां बन रहा है ये? झाड़ियों के पीछे। देखो ये झाड़ियों के पीछे बनने वाला बालू का स्तूप है। झाड़ियों के पीछे बनने वाला बालू का स्तूप है। देखो तो रेगिस्तानी क्षेत्र है, वहां अगर वो झाड़ी है और जब पवन चल रही है तो उसके साथ क्या आ रही है? रेत आ रही है ना, और वो रेत यहाँ जमा हो जाएगी। तो जो बालू का स्तूप बनेगा उसमें क्या बोलेंगे? नेबखा। क्या बोलेंगे? तो इतने प्रश्न पूछेगा कि सब झाड़ियों के पीछे बनने वाला बालू का स्तूप कौन सा है? तो नेबखा। इसको बना लो छोटा सा। कंप्लीट है।
झाड़ियों के बीच बनने वाला बालू का स्तूप कौन सा है? तो अपना नेबखा। चले पर इससे आगे, अगला इसी का एक बड़ा रूप है सब्र काफीज। क्या नाम है? सब्र काफीज। ये सब नाम आपको जो दिख रहे हैं वो इस तरह से दिख रहे हैं कि बाहर के जो लोग हैं उन्होंने इनको खोजा है। ठीक है, क्यों खोजा है? और फ्री बैठे थे उन्होंने खोज दिया, है ना, इसलिए आपको पढ़ना पड़ रहा है, ये वाली बात है। चले पर इससे आगे, मतलब आप लोग ये जो कह रहे हैं कि क्यों खोजा, तो मुझे लगता है अपन उसमें खुश थे कि हम जंगलों में रह रहे थे आराम से, कोई पढ़ाई नहीं, कुछ नहीं, टेंशन नहीं, कोई नौकरी की टेंशन नहीं, है ना, जिंदा लाला। वो हाँ बिल्कुल सही बात, लाइफ जिंदा लाला है ना, सही बात है दोस्तों। कुछ लगाना ही नहीं है, आराम से रहो, क्या दिक्कत है? कुछ करना ही नहीं ना पढ़ना ना कुछ करना, आराम से कंदमूल खोल खाओ, ठीक है। लेकिन यहाँ अब आप आ गए हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा, अगले जन्म में इसकी मांग करना भगवान से, अभी यहाँ जाओ। अब क्या आ रहा है दोस्तों? सब्र काफी। क्या आ रहा है? अब देखो यहाँ पे क्या होगा, वहां तो एक झाड़ी थी, यहाँ पे घास समूह हो सकता है या झाड़ियों का समूह हो सकता है, बहुत सारी झाड़ियां हो सकती है साथियों। और जब क्या होगा कि सब यहां पे जब ये झाड़ियां आपकी है, इन झाड़ियों के चारों तरफ जब बालू का जमा हो जाएगा, जब बालू का जमा हो जाएगा तो यहां पे चारों तरफ एक बालू का स्तूप बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बालू का स्तूप बन जाएगा। इससे हम कहेंगे सब्र काफीज। क्या कहेंगे? अब देखो नेबखा और इसमें फर्क क्या है? नेबखा और इसमें फर्क यह है साथियों कि जो नेबखा है वो केवल एक झाड़ी के पीछे बन रहा था, जबकि जो सब्र काफीज है वो घास समूह के चारों तरफ बनने वाला एक बालू का स्तूप। लिखो साथ इसमें, सब्र काफीज में यह झाड़ियों व घास समूह, यह झाड़ियों व घास समूह के चारों ओर बनने वाला बालू का स्तूप है। यह झाड़ियों व घास समूह के चारों ओर बनने वाला बालू का स्तूप है। यह झाड़ियों व घास समूह के चारों ओर बनने वाला बालू का स्तूप है, बालू का स्तूप है। इसको बना लो, ऐसा कैसे, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा ही बनाना है, डेफिनेशन से काम हो जाएगा हालांकि अपना। ये भी आप जो कह रहे हैं सर क्यों इनकी खोज की, तो ये तो अभी आप बहुत नॉर्मल चीजें पढ़ रहे हो। अगर आप और ज्योग्राफी पढ़ो तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर है और भी, है ना। चलो अपने से आगे, देखो रोटी कपड़ा मकान की जरूरत थी ना, तो उसके साथ पढ़ने की जरूरत भी थी। और हर फील्ड में कहीं ना कहीं रिसर्च हो रहे हैं, उसका बेनिफिट आपको मिल रहा है, कहीं ना कहीं उसका फायदा मिल रहा है ना। चलो अपने से आगे, ये तो मोबाइल की आवश्यकता क्या थी, ठीक है, लेकिन आपके तो बात करने के लिए, पढ़ने के लिए दिया आपको है। चलो ये अपनी बात हो गई, कितने वो संख्या में? 8। चलो हाँ 8, आगे बढ़ते हैं। एक बालू का स्तूप आपका है नेटवर्क। क्या है? नेटवर्क बालू का स्तूप। नेटवर्क, मोबाइल की बात आई तो नेटवर्क भी आ गया। नेटवर्क बालू का स्तूप। क्या होता है नेटवर्क? इसका कोई डायग्राम नहीं है। नेटवर्क क्या होता है साथियों, बताओ पहले तो। नेटवर्क क्या है? एक जाल। क्या है? एक जाल है। जाल किसका? आप जो है अभी कह रहे थे सब मोबाइल हमारे बात करने के लिए उपयोग, बात के अलावा तो बहुत सारे उपयोग है, बात तो बहुत कम कर लगे अपन आजकल। आप एक बात समझो कि सबसे ज्यादा हम जो है यूज करते हैं इसको, सोशल मीडिया को। सेल्फी ले ली साहब, अपलोड करते हैं, सब करते हैं, हम भी करते, तू भी करते हो, है ना। अब क्या हुआ कि आप जो है किसी व्यक्ति को जान ही नहीं रहे हो, लेकिन उसका नाम पता था, आपने क्या सर्च किया, हाँ ठीक है साहब दिख गया, अरे हाँ क्या ना, ये होता है। आप उससे क्या हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। जैसे मान लो मेरा एक उदाहरण ले लेते हैं कि मेरी जानकारी आपको कब मिलेगी उस साइट से, तब मिलेगी जब मैं अपलोड करूंगा, हाँ या ना। आप जो यहां बैठे हुए सब कनेक्ट तो हो गए, लेकिन आपको जानकारी मैं दूं ही नहीं तो मिलेगी कहां से। तो हो क्या रहा है कि जानकारी या तो आप कर रहे हो अपलोड, या मैं कर रहा हूं, या कोई और कर रहा है, वही जानकारी हमको मिल रही है। हमको कुछ नहीं आता, हम क्या करते हैं, गूगल हाँ ये बताना, तो बता देता बेचारा, वो कहां से बता रहा है,
बताओ कहां से बता रहा गूगल तुम्हारे को? किसी ने डाल रखा है वो तुम्हें बता रहा है। अब कई बार आते हैं सर वो तो गूगल तो ये कह रहा है, आप ये कह रहे हो। अरे गूगल जो कह रहा है तो गूगल कोई भगवान नहीं है, गूगल पे किसी ने डाला है, गलत डाल दिया होगा तो तुम गलत ही तुम्हारा दिखाएगा, यही होता है ना गूगल पे। तो नेटवर्क क्या है कि सब ये जो जितने मोबाइल जितने कंप्यूटर हैं वो आपस में कनेक्ट है ना, इंटरनेट के माध्यम से, और एक दूसरे की जो सूचना है वो आपको मिल रही है। यहाँ पे हम कह रहे हैं नेटवर्क बालू का स्तूप, यहाँ भी यही हो रहा है कि कई सारे जो बालू का स्तूप है वो लंबी दूरी तक फैले हुए हैं। क्या है साथियों? लंबी दूरी तक आपके वो फैले हुए हैं, उन्हें क्या बोल रहे हैं? उन्हें हम कह रहे हैं नेटवर्क बालू का स्तूप। ठीक है, देखो इसमें साथियों, नेटवर्क बालू का स्तूप देखो, ये लंबी दूरी पर फैले हुए, ये लंबी दूरी पर फैले हुए बालू का स्तूप है, ये लंबी दूरी पर फैले हुए बालू का स्तूप है, ये लंबी दूरी पर फैले हुए बालू का स्तूप है, बालू का स्तूप है, जो हनुमानगढ़ व हरियाणा, जो हनुमानगढ़ व हरियाणा क्षेत्रों में मिलते हैं, जो हनुमानगढ़ व हरियाणा क्षेत्रों में मिलते हैं, जो हनुमानगढ़ व हरियाणा क्षेत्रों में मिलते हैं, हनुमानगढ़ व हरियाणा क्षेत्रों में मिलते हैं। कहां मिल रहे हैं साथियों? हनुमानगढ़ और हरियाणा में क्षेत्रों में मिलते हैं। क्लियर? चलिए अगला लिखो, नेक्स्ट लिखो धोरे ऑब्लिक धरियन, धोरे ऑब्लिक धरियन, धोरे ऑब्लिक धरियन, धोरे ऑब्लिक धरियन। धरियन प्रश्न आपका बन सकता है। धरियन बालू का स्तूप है, धोरे अपन बालू का स्तूप कहते हैं, मैंने आपको बताया था शायद पहले। तो लिखो धरियन में साथियों, यह लहरदार बालू का स्तूप है, यह लहरदार बालू का स्तूप है, लहरदार बालू का स्तूप है, लहरदार बालू का स्तूप है। ठीक है, लहरदार क्या है साथियों? ये बालू का स्तूप है, लहरदार। जैसे समुद्र में आती है ना लहरें, वैसे ही आपका लहर आपका दिखाई इसमें देगी। अब एक बात समझो, ये तो बालू का स्तूप हो गया, एक नॉर्मल जब रेत आपकी जमा है तो उस पर भी आपको लहर दिखाई देती है ना, वो लहरें कहलाती है उर्मिकाएं। क्या कहलाती है? उर्मिकाएं। वो फिर अलग है, देखिए अपना इतना भी डिटेल में नहीं जाना अपने को, अपने को इससे काम तो अपने इसको देख लिया। तो वो लहर जो दिख रही है वो तो उर्मिकाएं है, और ये बालू का स्तूप आपका अलग बन रहा है। आगे लिखो नेक्स्ट, सैंड दून। क्या आ रहा है? सैंड दून। हालांकि इसका मीनिंग है आपका बालू का स्तूप, लेकिन सैंड दून वर्ड आप कहां यूज करते हो उसकी बात कर लेते हैं। सैंड दून, हालांकि आपका क्या है इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? बालू का जो स्तूप आपका उसी को बोलते हैं सैंड दून। लेकिन ये शब्द आप कहां यूज कर रहे हैं? ये शब्द आप कहां यूज कर रहे हैं साथियों? ये यूज कर रहे हैं आप समुद्र व नदी के किनारे जो बालू का स्तूप बनते हैं, वो कहां बनते हैं? समुद्र व नदी के किनारे जो बालू का स्तूप बनते हैं उसे क्या बोलते हैं? सैंड दून। देखो साथियों, ये बालू का स्तूप, ये बालू का स्तूप समुद्र व नदी के किनारे बनते हैं, ये बालू का स्तूप समुद्र व नदी के किनारे बनते हैं, ये बालू का स्तूप समुद्र व नदी के किनारे बनते हैं। नदी के किनारे बनते हैं। ठीक है, कौन से वाले साथियों? सैंड दून। चलो अपन इससे आगे। अब ये तो बात हो गई अपने बालू का स्तूप की और आकृतियों की, जो आकृतियां प्रमुख आकृतियां बनती है उन्हें आपको लिखवा दिए। अब लिखो आप नेक्स्ट अन्य तथ्य, अन्य तथ्य जो आपको पूछ सकता है एग्जामिनर इसी के संदर्भ में, बालू का स्तूप के संदर्भ में, आपका फार्मसी के संदर्भ में। वो सबसे बड़ा इलाका ये है, सबसे ज्यादा बात भी इसी में कर रहे हैं। जो अन्य तथ्य है उनमें हम बात अब दो बातें करेंगे। एक तो हम बात करेंगे यहां पे तली, और एक बात हम करेंगे यहां पे थली, तली और थली। उससे पहले मुझे आप ये बताओ कि जो भाग ऊंचा होता है, जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, उसे क्या कहते हो? अरे पढ़ के आया ना अपन, जो भाग आपका ऊंचा होगा, जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचेगा, उसे क्या कहते हो? बांगट। ठीक है, क्या कहते हो उसे? बांगट। और जहां बाढ़ का पानी पहुंच रहा हो, अब आप ये दिमाग लगाओ कि राजस्थान का जो थार मरुस्थल है उसके किस भाग में बाढ़ की संभावनाएं बनती है, किस दिशा में? मैं आपके लिए डायग्राम में थोड़ा तैयार कर रहा हूं ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। बताओ। अरे मरुस्थल की बात कर रहा हूं दोस्त, पूर्वी राजस्थान में आती बाढ़, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, लेकिन मरुस्थल की बात अगर करें तो कहां पे आती संभावना है बाढ़ की? दक्षिण पश्चिम में। अरे इस बेल्ट में कहां आती है? ये बेल्ट कौन सा आपका? दक्षिण पश्चिम। कौन सा है?
और एक भाग जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच रहा है वो ये वाला भाग है जिसको आप पढ़ के आए थे, शेखावटी और नागौरी चूर्णी, याद आ रहा है? एक भाग हम पढ़ के आए थे जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच रहा था, नदियां नहीं थी, खारे पानी जिले थी, वो था आपका शेखावटी और नागौरी चूर्णी, जिससे हम जानेंगे या जिसे हम एक नाम देते हैं, और वो नाम क्या है आपका? वो नाम है आपका थली। क्या है? थली। जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच रहा, नदियां नहीं है। एक भाग वो है जहां पे बाढ़ का पानी पहुंच रहा है, ठीक है, नदियां है, वो कहलाता है तली। खास तौर से जालोर, सांचौर, बालोतरा वाला इलाका है, वो वाला क्षेत्र किसमें आएगा? वो आएगा तली में। तो सीधा प्रश्न पूछ लेगा कि थली कौन सा क्षेत्र है और तली कौन सा क्षेत्र है। इसी के साथ एक प्रश्न तैयार हो गया आपका कि बताइए थार मरुस्थल का जो ढाल है वो किस ओर है? थार मरुस्थल का जो ढाल है वो किस ओर है? अब देखो ये जो इलाका है ये कौन सा है? दक्षिण पश्चिम है। कौन सा इलाका है? और ये इलाका कौन सा है? उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व से कहां जा रही है नदियां? दक्षिण पश्चिम की ओर, है ना। मूलतः कहां निकलती है? मूलतः निकलती नदियां आपकी इस वाले बेल्ट से निकलती, हाँ या ना? तो हम ये कह सकते हैं कि सब उत्तर पूर्व से कहां ढाल है आपका? दक्षिण पश्चिम की ओर। लिखो इसमें साथियों, पहला बिंदु लिखो थली। थली, थली लिख दोगे थली? और लिखो इसमें यह उच्च भूमि का भाग है, यह उच्च भूमि का भाग है जो मरुस्थल के उत्तर पूर्व, जो मरुस्थल के उत्तर पूर्व में स्थित है, जो मरुस्थल के उत्तर पूर्व में स्थित है, जो मरुस्थल के कहां है दोस्तों? उत्तर पूर्व में स्थित है, जो मरुस्थल के उत्तर पूर्व में स्थित है। कर दिया। नेक्स्ट लिखिए दोस्तों आपका तली। तली और लिखें मरुस्थल का दक्षिण पश्चिमी भाग, मरुस्थल का दक्षिण पश्चिमी भाग, दक्षिण पश्चिमी भाग जो निम्न भूमि, निम्न मतलब नीची, जो निम्न भूमि वाला भाग है, निम्न भूमि वाला भाग है जहां बाढ़ की स्थिति बनती है, जहां बाढ़ की स्थिति बनती है। अब एक छोटी सी बात को यहां जोड़ लेते हैं, यहां नदी कौन सी आ रही है? लूनी। तो उस वजह से यहां बाढ़ आ रही है। और बाढ़ क्यों आ रही है? जब नदियां पड़ेंगे तब इसकी बात हम करेंगे, ठीक है। देखो इसमें साथियों, इसमें जालोर सांचौर, बालोतरा व बाड़मेर, जालोर सांचौर, बालोतरा व बाड़मेर का भाग आता है, बाड़मेर का भाग आता है। लिख दिया। अगला लिखेंगे नेक्स्ट अपन, यहां से चलते हुए आगे तली की बात कर ली और थली की हमने बात कर ली। अब इसी बिंदु में एक और बात हम जोड़ लेते हैं। यहां पे एक आप देखेंगे तल्ली, तल्ली अलग है और तल्ली अलग है, तल्ली अलग है और तल्ली आपकी अलग है। तल्ली ओब्लिक पोखर, तल्ली ओब्लिक पोखर लिखे साथियों, तल्ली ओब्लिक पोखर। और कर देना इसमें, यह मीठे जल का स्रोत है, यह मीठे जल का स्रोत है। तो बरसात का पानी गिरता है और वो जो मीठे पानी का जो क्षेत्र बनता है उसे क्या बोलते हैं? तल्ली या पोखर, तल्ली या पोखर। यह मीठे जल का स्रोत है, जो कि टार टर्म क्या है? खारा। प्लाया प्लेया क्या है? खारा। ठीक है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, इसमें छोटा सा डिफरेंस आपका है। आगे बढ़े अपन इससे। अगला लिखो नेक्स्ट साथियों, लिखो थार मरुस्थल की लंबाई लगभग
थार मरुस्थल की लंबाई लगभग 644 किलोमीटर, 644 किलोमीटर, व चौड़ाई 300 किलोमीटर, चौड़ाई 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर कर दिया। अगला लिखो, थार का कुल क्षेत्रफल, थार का कुल क्षेत्रफल 2.31 लाख वर्ग किमी, थार का कुल क्षेत्रफल 2.31 लाख वर्ग किमी, ब्रैकेट में कर देना 2.40 लाख वर्ग किमी। राउंड ऑफ में अगर पूछ लेगा तो यहां पे दे देगा, क्योंकि थार का जो इलाका है वो बढ़ रहा है। अभी हम इसकी और बात करेंगे आगे। कितना है ये साथियों? लगभग 2.31 लाख है। ये आपके भारत पाकिस्तान दोनों में है। और क्योंकि हम भारत का भूगोल नहीं पढ़ रहे हैं, मैं बता दूं कि 85% मरुस्थल भारत में है, और वहां कितना है? 15%। पाकिस्तान में कितना है? 15 है। क्या बोलते हो उससे आप वहां पे? चोलिस्तान के नाम से जान रहे हो। और राजस्थान के अंदर इसका जो एरिया है वो सबसे ज्यादा है। लिखो अगला बिंदु, लिखो साथियों, राज्य में इसका क्षेत्रफल, राज्य में इसका क्षेत्रफल लगभग 2.09 लाख, 2.09 लाख वर्ग किमी, 2.09 लाख वर्ग किमी, वर्ग किमी। ये तो लेटेस्ट जो डेटा आपका काजरी का है उसके अनुसार। लेकिन अगर आप पुराने क्वेश्चन करोगे तो वहां आपको दे रखा होगा 1,75,000। तो ब्रैकेट में कर देना पुराने आंकड़ों के अनुसार 1,75,000 वर्ग किमी, पुराने आंकड़ों के अनुसार 1,75,000 वर्ग किमी, 1,75,000 वर्ग किमी। पुराने जो आपके जो है डेटा है उनके अकॉर्डिंग कितना है साथियों? 1,75,000 वर्ग किमी। क्या है साथियों? ये पुराना आंकड़ा है, पुराना आंकड़ा। आपने क्या पढ़ा था कि थार मुस्तल जो है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना है? कितना है साथियों? 61.11। और टोटल एरिया कितना राजस्थान का है? 3,42,239 है। आप जो है इसको करोगे, अगर कैलकुलेट करोगे तो लगभग आपका ये निकल के आ जाएगा 61.11। ये वाला वो नहीं आएगा। कौन सा आएगा? ये आएगा। आप चाहो ट्राई करना कर जाके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहां से। एक और लिखो नेक्स्ट। ये तो बात अपनी हो गई। क्या हो गया साथियों? थार मुश्किल बड़ा है तो बड़े को हमको जो है ज्यादा पढ़ना पड़ता है, ध्यान रखना। यहां तक क्लियर सभी का? ये उतार लिया। तो हमने यहाँ पे कुछ बातें करी, लंबाई चौड़ाई की बात कर ली, क्षेत्रफल की बात कर ली, जो प्रश्न आपके बन सकते हैं वो सारी बात कर ली। एक और लाइन लिखो इसमें, एक लिखो पीवना। क्या लिखोगे? पीवना। तो सिंपल प्रश्न पूछेगा पीवना क्या है, तो लिखो पीवना ये मरुस्थल में मिलने वाला सांप है। पीवना क्या है साथियों? हाँ, यह मरुस्थल में मिलने वाला सांप है। यह मरुस्थल में मिलने वाला सांप है। कौन दोस्तों? पीवना। बात तो समझेगा। इसको पीवना क्यों कहता है? उसका क्या रीजन है? देखो, एक तो ये होता है रेत के कलर का, रेत के अंदर छुप के रहता है। और ऐसा कहते हैं कि जो सोता हुआ व्यक्ति होता है इसके बराबर जाके सांस में जहर छोड़ता है। क्या करता है? सांस ले रहा व्यक्ति, सांस में क्या कर दिया? जहर छोड़ दिया। तो सांस के साथ क्या आता है? जहर अंदर जाता है। मतलब कि उसकी सांसों को पी रहा है। क्या कर रहा है? सांसों को पी रहा है। क्या बोल दिया? इसको पीवना बोल दिया। अब ऐसा कहते हैं कि जिस व्यक्ति को पीवना पी जाता है, पीने के बाद क्या करता है? जा रहा होता है, उसकी जो पूंछ है उससे जो है यहाँ लगा के जाता है एक थप्पड़ कि उठ जा, मैंने मेरा काम कर लिया, अब तो तेरा बचाव का काम कर ले। ऐसा कहते हैं जिस व्यक्ति को पीवना पी जाता है उसके मुंह के अंदर जो जबड़ा है ऊपर वाला भाग, वहां होता है छाला। और ऐसे व्यक्ति को रखते हैं अंधेरे में इलाज के लिए। रात्रि में इसका इलाज करेंगे। क्या करते हैं? वहां के जो बोपे होते हैं उल्टा लटकाते हैं इसको और छाले से निकालते हैं जहर। अब लटकाया उल्टा क्यों? तो आप समझदार हैं कि अगर छाला फूटा अब जहर कहां जाएगा? अंदर। और व्यक्ति क्या हो जाएगा? मर जाएगा। ठीक है। एक और ये बात कहते हैं कि पीवना जो है वो प्याज की स्मेल से दूर भागता है। अगर प्याज पड़ा है कमरे में तो वो पीवना नहीं आएगा। तो कभी अपने जाना हो तो प्याज लेके जाना जेब में, तो पीवना पी जाएगा, ध्यान रखना। चलो अपन इससे आगे। तो ये अपनी जो बातें हैं साथियों, ये मरुस्थल के बारे में बात हो चुकी है कंप्लीट। ठीक है, अपन एक बिंदु आगे और तो ये पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे मरुस्थलीकरण। क्या पढ़ेंगे?
मरुस्थलीकरण तब हम इसकी बात और डिटेल से करेंगे, कुछ बातें और आएगी जो एक्स्ट्रा है, ये तो अपन ने पढ़ लिया। कहाँ जा रहे हो? नहीं हुआ बेटा, 45 मिनट हुआ। चलो पानी पी लिया मैंने, आगे चलते हैं। पीवना पी लिया, ठीक है, सॉरी अपना हो गया पीवना। आगे डालो हेडिंग में। अब दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे पूर्वी मैदान। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? पूर्वी मैदान। 2 लाइन छोड़ देना इसके अंदर, थार के अंदर 2 लाइन छोड़ देना बेटा, तो भूल गया वो कुछ तो आ जाएगा आपके। पूर्वी मैदान। वैसे भी आप मरुस्थलीकरण पढ़ोगे, सुनो मेरी बात, आपका एग्जाम बड़ा है इसलिए अपने को हर चीज डिटेल में पढ़नी है, किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना है। मरुस्थलीकरण में पढ़ोगे तो मरुस्थलीकरण का प्रसार कैसे हो रहा है, कौन कौन सी नीतियां हैं, पॉलिसीज है, कौन कौन से कार्यक्रम है जो चलाए जा रहे हैं, वो सब पढ़ने पड़ेंगे। आप ये मत समझना कि छोटे मोटे एग्जाम में जैसे पढ़ते वैसे काम हो जाएगा, नहीं, यहाँ तो आपको हर काम जो है डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। जैसे मरुस्थल विकास कार्यक्रम चल रहा है अपने, मरु विकास कार्यक्रम जिसे हम कहते हैं, वो चलता हुआ आ रहा है, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अभी आप डालो हेडिंग में पूर्वी मैदान। जो राजस्थान का मैदानी भाग है वो अरावली के पूर्व की ओर है। कहाँ है? मैं आपको बता के आ चुका हूं कि ये पूरा जो मैदानी भाग है, इसमें इस वाले भाग को छोड़ दो तो ये पूरा जो ऊपर वाला मैदानी भाग है, ये पूरा का पूरा मैदानी भाग गंगा का मैदान है। किसका हिस्सा है? कैसे प्रूव करेंगे? जो नदियां यहाँ बहती है वो अपना जल लेके जाती है कहां पे? गंगा में। कहा ले जाती है? अब देखो साथियों, यहाँ पे जैसे अगर हम बात करें इस बेल्ट में, तो यहाँ आपका बीच का इलाका है बनास। किसका इलाका है? और मैदान को हम कहते हैं बेसिन। तो ये क्या हो जाएगा? बनास बेसिन। ये पूरा जो इधर वाला इलाका है ये आपका हो जाएगा चंबल बेसिन, जो चंबल और उसकी सहायक नदियों से बना हुआ है, चंबल बेसिन। और एक क्षेत्र ऊपर ये वाला इलाका है बाण गंगा बेसिन। कौन सा इलाका है? बाण गंगा बेसिन। हालांकि कई जगह पे बाण गंगा और बनास को साथ ही बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो बाण गंगा बेसिन। अब देखो यहाँ पे चंबल जो है जा रही है यमुना के अंदर, अपना जल ले जा रही है, और यमुना जाती है कहां पे? गंगा में। बाण गंगा अपना जल ले जाती है कहां साथियों? आपका ले जाती है आपका यमुना में, और यमुना जाती है गंगा में। इसी इलाके में एक नदी और आपकी है जिसका नाम है आपका गंभीर, वो भी कहा जाती है आपकी यमुना में। बनास जाती है चंबल में। तो ये पूरा तंत्र किसका हो गया? गंगा का। किसका हो गया? अब यहां एक नदी और आपकी है जिसका हम नाम ले रहे हैं माही। क्या नाम ले रहे हैं साथियों? माही बेसिन। माही बेसिन जो आपका साथियों है, जो माही नदी आपकी है, वो आपकी जाती है अरब सागर में। कहा जाती है? तो पूर्वी मैदान, प्रश्न सुनना, पूर्वी मैदान की वह नदी जो अपना जल डालती है कहां पे? अरब सागर में, कौन सी है? क्या प्रश्न पूछ रहा है? सुन लो प्रश्न क्या पूछ रहा है। पूर्वी मैदान की वह नदी, और वहां जानबूझ के आपको देगा लूणी, जानबूझ के आपको कुछ और नाम दे देगा वहां पे। तो ध्यान रखना, पूर्व मैदान कह रहा है तो ये जो इलाका है यहाँ पे कौन? आपकी माही है। कौन है यहाँ पे साथियों? माही है। क्लियर यहां तक? चले तो इसको बना लो साथियों, जल्दी बनाएंगे। 4 आपके मैदानी भाग पढ़ने अपने को, 4 मैदानी भाग पढ़ने हैं। थली क्या था? उच्च भूमि। थली क्या था साथियों? उच्च भूमि थी, अपलैंड का इलाका था।
पेपर देखा था आप लोगों ने पहला वाला पेपर देखा सबने? कितने लोगों ने देख लिया पहले वाला पेपर? एक दो व्यक्ति है, ठीक। 3-4 लोगों ने देखा है। जल्दी करना इसको, है ना? क्या है इसमें? कुछ है तो ही नहीं, हो तो खाली तो लाइन ही खींच दी खाली। सिंपल सा तो है ये। हाँ बिल्कुल, देखो एकदम बढ़िया। देखो सही है, अपने समझ में आना चाहिए एग्जाम के अंदर। एग्जाम जब अपन पढ़ रहे हो ना, अपने समझ में आना चाहिए। तरीका यही है। नोट्स का मीनिंग क्या हुआ, यही तो। अगर अपने को समझ नहीं आया तो दिक्कत नहीं जाएगा। आप ये बता रहे हो, बना रहे हो, तब तक एक बात बताता हूँ कि अपन बैठे हैं दक्षिण राजस्थान के अंदर। दक्षिण राजस्थान में अपन पढ़ के आए थे वागड़। क्या पढ़ के आए थे? वागड़ के अंदर एक परंपरा है कि वहां पे स को च बोलते हैं, समोसा, चमोसा। तो हुआ ये कि मैं किसी जगह पढ़ा रहा था, तो मैंने वहां वन पढ़ाया, वन और वन्य जीव। तो मैंने वहां लिखवा दिया सघन वन। प्रकार लिखवा, सघन वन लिखवा दिया। एक बच्चा अब्सेंट था, वो नहीं आया। वो जिस उसका दोस्त था, वो था वागड़ का। अब उसने क्या किया कि वो नोट्स उतारे होंगे घर जाके, तो उसमें वो आ गया अगले दिन, सर ये चगन वन क्या होता है? मैंने कहा चगन वन तो कुछ नहीं होता है। नहीं सर, आपने लिखवाया। वो पीछे पड़ गया। मैंने कहा चलो क्लास की बात करते हैं। तो पीछे पड़ गया, चगन वन क्या होता है? मैंने कहा चगन वन होता ही नहीं कुछ। नहीं, आपने लिखवाया सर चगन वन होता है। मैंने काम कर, वो नोट्स लिया ना जहाँ तुमने, मैंने कहा तू आया था कल के नहीं आया था? मैंने कहा इससे लिखे, उसने लिखे। मैंने कहा उसके जो है नोट्स लेके आना। नोट्स लेके आया तो उसने क्या सघन वन लिखा रखा, उसने क्या कर दिया चगन वन। तो वही हो रहा है कि अपने जब नोट्स अपन पढ़ रहे हैं तो अपनी राइटिंग अपना समझ में आनी चाहिए आपस है ना? या अपन किसी और को समझ में आनी चाहिए, हाँ ये है। चलो अपन इससे आगे। ये जो था, ये आपके मरुस्थल के 2 भाग बताए थे। तली जो ऊपर वाला भाग है, और जो तली वो नीचे वाला भाग है ना? की बात की थी। चलो अपन इससे आगे। चलो लिखो दोस्तों, लिखो लिखो इसके अंदर पूरे मैदान में। देखो यह मैदानी भाग, देखो मैदान में यह मैदानी भाग, यह मैदानी भाग भाग अरावली व विंध्यांचल, अरावली व विंध्यांचल विंध्यांचल से निकलने वाली, अरावली व विंध्यांचल से निकलने वाली नदियों से निर्मित है। अरावली व विंध्यांचल से निकलने वाली नदियों से निर्मित है। निकलने वाली नदियों से निर्मित है। किससे बन रहा है ये? अरावली और विंध्यांचल। अब आपको सब अरावली समझ में आ गया कि अरावली से नदियां आ रही है। विंध्यांचल कैसे आ गया? तो अब दिमाग लगाना कि एमपी से भी नदियां आ रही है। चंबल और चंबल साइड जो नदियां आ रही है, वो कहां से आ रही है? एमपी से। कहां से आ रही है और कहां से निकल रही है? विंध्यांचल क्षेत्र से। कहां निकलती साथियों? तो ध्यान रखना कि विंध्यांचल का जो इलाका है वो यहाँ वाला है, ठीक है? तो यहां से जो नदियां आपकी आ रही है, वो सब कहां आ रही है? राजस्थान के अंदर। और यहाँ लाके वो अपना जो है मिट्टी का जमाव कर रही है। जो मैदानी भाग यहाँ बना हुआ है, वो आपका अरावली प्लस विंध्यांचल से जो आ रही नदियां, उनके द्वारा बना हुआ है। क्लियर? अगला लिखो नेक्स्ट। यह मैदानी भाग, मैदानी भाग गंगा के मैदान का, गंगा के मैदान का भाग है। गंगा के मैदान का भाग है, लिख दिया। नेक्स्ट होगा बिंदु। यह सर्वाधिक उपजाऊ, यह सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। यह सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है।
क्षेत्र है। नेक्स्ट, यहां सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, यहां सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व मिलता है। यहां सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व मिलता है, पॉपुलेशन डेंसिटी। अब मैंने क्या लिखवाया आपको, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व मिलता है, ये लिखवाया। मैंने नहीं लिखवाया कि सर्वाधिक जनसंख्या मिलती है। क्यों लिखवाया, क्योंकि हम पढ़कर आए थे कि सर्वाधिक जनसंख्या कहां मिलेगी, इस वाले बेल्ट में। लेकिन इस वाले बेल्ट में क्या हो रहा है, हम पढ़ के आए थे 39% पॉपुलेशन कहां रहती है, यहाँ रहती है, और ये एरिया छोटा है, कितना है 23%, कितना है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, यहाँ जो आपका डेंसिटी है वो ज्यादा मिल रही है, कहां की तुलना में, यहाँ की तुलना में। ठीक है, अगला लिखो नेक्स्ट साथियों, अगला पॉइंट, नदियों के आधार पर इस मैदान को निम्न भागों में बांटा जाता है। निम्न भागों में बांटा जाता है। ठीक है, तो 4 भाग आपके हैं, अपन इसको पढ़ेंगे कल की क्लास के अंदर। ठीक है, और कल ये पूरा करके अपन जो है 18 की तरफ जाएंगे, कंप्लीट। चलिए, बात समझो। वहां जो लिखवाया था, थार मरुस्थल लिखवाया था मैंने, विश्व के जो अन्य मरुस्थल हैं उनकी तुलना में। तो मरुस्थलों में अगर आप बात करते हो, कंपेयर करते हो, तो अन्य मरुस्थल तुलना में थार मरुस्थल में घनत्व और जनसंख्या ज्यादा है। ठीक है, यहाँ ओवरऑल केवल राजस्थान की बात हो रही है, तो आपका क्या हो जाएगा, घनत्व कहां हो जाएगा, यहाँ पे।